डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय के संबंध में। इसमें अपन ने न्याय का अर्थ और न्याय के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत, विशेष जरूरतों के विशेष ख्याल का जो एक सिद्धांत था उसके संबंध में अपन ने देखा था। और इसी के साथ आगे अपन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो पढ़ने जा रहे हैं, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसके संबंध में। तो जॉन रॉल्स ने आधुनिक युग के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हुए हैं और इन आधुनिक युग के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक होने के नाते जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के संबंध में संसाधनों का न्यायोचित वितरण के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जॉन रॉल्स ने अपने न्यायिक सिद्धांत के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि समाज में न्यूनतम यानी सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को अधिकतम सहायता दी जानी चाहिए। यानी अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की जो बात आती है वो इस जॉन रॉल्स के इस आधुनिक न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत के अंदर ये न्याय के संबंध में ये विवेचना की है कि समाज के न्यूनतम यानी कि सबसे कम सुविधा प्राप्त जो सदस्य होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, अर्थात सहायता दी जानी चाहिए। और ये बिल्कुल ही क्या होगा, औचित्य पूर्ण होगा। और जॉन रॉल्स का मत है कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और साधनों के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। यानी कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और साधनों के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। तो इसी के साथ इस जॉन रॉल्स ने अपने न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक प्रकार से जो वितरणात्मक न्याय के संबंध में अगर अपन देखते हैं तो उसके अंदर जो जिसको कम सुविधा प्राप्त है उसको ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण सिद्धांत के अंदर जॉन रॉल्स ने ये स्वीकार किया था कि जो सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्य हैं उसको ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से उनको लाभ या सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और इसी के साथ अगर अपन आगे देखते हैं तो सामाजिक न्याय का जो एक प्रकार से जो अनुसरण किया जाता है वो न्यायपूर्ण समाज को अपने सदस्यों को न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर उपलब्ध करवानी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति। यानी कि जिसके बगैर मनुष्य का जो जीवन है वो निर्वहन नहीं हो सकता, वो सभी की सभी जो जिसे अपन बुनियादी वस्तुएं बोलते हैं वो न्यूनतम बुनियादी स्थितियां हैं वो जरूर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके और समाज में एक प्रकार से समानता स्थापित की जा सके। और लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। यानी कि ये लोगों की जो बुनियादी जरूरत होती है उसकी पूर्ति है वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कम संभव हो पाती है उनकी आपूर्ति, जबकि ये सबसे ज्यादा जो इनकी आपूर्ति संभव है वो लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत समझी जाती है। और ये एक लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते ये एक जिम्मेवारी भी बनती है कि लोगों की बुनियादी जो जरूरत है उनकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। और इसी के संबंध में एक अलग से सिद्धांत आता है इसके अंदर, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। यानी एक साइड तो हो रहा है मुक्त बाजार की बात और दूसरी साइड राज्य है उसमें क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो लोकतांत्रिक राज्यों में मुक्त बाजार व्यवस्था को भी न्यायपूर्ण बताया गया है। यानी कि जो बाजार की जो व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। यानी उस पे एक प्रकार से अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थकों का मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का अधिकार होता है। यानी जो मुक्त बाजार व्यवस्था के जो समर्थक हैं वो लोग ये मानते हैं कि मुक्त बाजार है वो उचित भी होता है और न्यायपूर्ण भी होता है और एक समाज के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बताया गया है। किसको, मुक्त बाजार व्यवस्था को। और साथ में कुछ एक लोग इसकी जो आलोचना करते हैं वो इस मुक्त बाजार व्यवस्था के अंदर जो राज्य का हस्तक्षेप है उसको भी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो मुक्त बाजार व्यवस्था का मुख्य दोष यह हो गया कि मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही संपन्न लोगों के हक में कार्य
करने पर लालायित होते हैं। यानी जो पहले से समृद्धशाली हैं, जो पावर में हैं, जो शक्तिशाली हैं, आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत हैं, उनके ही लाभ के लिए या अपन कह सकते हैं कि उन्हीं के हक के प्रति अपना कार्य करने के लिए एक प्रकार से लालायित होते हैं और ये हमेशा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। जो एक प्रकार से गरीब मजदूर किसान की अगर अपन बात करते हैं तो मुक्त बाजार व्यवस्था के अंदर उनको अनदेखा किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लाभ है वो एक प्रकार से पहले से जो संपन्न है उन्हीं को लाभ पहुंचाने की बात है, वो किसके अंतर्गत आती है? मुक्त बाजार व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जो इस मुक्त बाजार व्यवस्था का एक प्रमुख अपन कह सकते हैं कि आलोचनात्मक आधार भी है ये। और इसी के साथ अगर अपन आगे देखते हैं तो न्याय के विभिन्न हिस्सों यानी न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने को मदद मिलती है। यानी न्याय के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उसके अंदर अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति तक पहुंचाने में भी इसके अंदर क्या मिलती है? मदद मिलती है। और कानून सम्मत जो बात आती है वो ये आती है कि वह कार्य विधि जो बात या अपन कह सकते हैं कानूनों के अनुसार कानून के अनुकूल हो और कानून अपने सर्वसम्मत होती है। यानी कि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो कानून संगत होनी चाहिए, तो अपने को कानून संगत का पता होना चाहिए कि कानून संगत अपन कहेंगे किसे। तो वह कार्य होता है जो एक प्रकार से इस कानून के अनुसार किया जाता है और कानून के अनुकूल हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? कानून संगत या कानून सम्मत बोलते हैं। और एक इसके अंदर एक शब्द हो रहा है उदारवादी जनतंत्र। यह भी अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है क्या कहलाता है? उदारवादी जनतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र कहलाता है। जो एक प्रकार से अपने समाज के अंदर न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना में अपना अहम योगदान देता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं न्यायपूर्ण बंटवारे की, तो समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सरकारों को सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां जो सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से क्या होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए। ये जो जिम्मेवारी बनती है वो किसकी बनती है? सरकार की बनती है अपने समाज में न्यायिक व्यवस्था को कायम करने के लिए। यानी अपनी सामाजिक न्याय की स्थापना है वो तभी की जा सकती है, चाहे वो मुक्त बाजार व्यवस्था हो, चाहे राज्य का हस्तक्षेप हो। ये पूरी की पूरी व्यवस्था होने के बावजूद अगर सरकार सक्रिय है और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कानून और नीतियां हैं वो सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से बराबर लागू होनी चाहिए, तो अगर वो इस प्रकार से उनको क्रियान्वित भी करती है तो अपने समाज के अंदर न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। और किसी भी देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक होता है कि लोगों के साथ जो कानून है और उनकी नीतियों के समान बर्ताव के साथ ही उनकी जो जीवन की स्थितियां हैं, या अपन बात करते हैं अवसर की जो समानता है, जो अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के अंतर्गत की गई थी कि सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता, उनके उपयोग करने वाली जो स्थितियां हैं वो भी क्या की जाए? लागू की जाए। तो ये बात अपने को विशेष ध्यान में रखनी है न्यायपूर्ण बंटवारे के संबंध में। न्यायपूर्ण बंटवारा यानी न्यायपूर्ण बंटवारे के अंतर्गत अपने समाज के अंदर समाज में सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो। यानी कि न्यायिक जो सामाजिक न्याय की अगर अपन बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसको उचित हिस्सा और समाज में सही
को बढ़ावा और गलत को दंडित करने की जो बात आती है सामाजिक न्याय के अंतर्गत, उसको तभी स्थापित किया जा सकता है जब समाज में सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कानून और नीतियों जो नीतियों का एक संबल होता है, या अपन कह सकते हैं जो हमारी कानून और नीतियां हैं वो सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से समान रूप से क्या हो, लागू हो। तभी अपने समाज के अंदर किसकी स्थापना की जा सकती है, सोशल जस्टिस की, अर्थात सामाजिक न्याय की। इसी के साथ ये अपने सामाजिक न्याय के संबंध में जो प्रमुख है सिद्धांत था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और बाकी का जो है वो पढ़ेंगे अपन आगे का जो नेक्स्ट लेसन है वो आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।